हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 का विषय सामान्य विज्ञान का संपूर्ण हल, जो कि आपको इधर बीच जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके पेपर हैं। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा बोर्ड एग्ज़ाम की कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि 2025 का है तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, खंड क में है बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी हमारा 100 नंबर का है तो हमें इसको तैयार रखना है। खंड क है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न का क नंबर है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो मैला आंचल आपने इतना सारा पढ़ा होगा तो ऑप्शन देखिए। अ ऑप्शन है कि वृंदावन लाल वर्मा, ब ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, स ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु और द ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर है हमारा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, खंड क प्रश्न संख्या 1 हेडिंग करेंगे और उत्तर में लिखेंगे क फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, अब हमारा जो द्वितीय प्रश्न है यानी कि ख नंबर कह रहा है कि ब्रह्मांड पत्र के संपादक हैं। तो कौन है ब्रह्मांड पत्र के संपादक। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ब ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, स ऑप्शन है प्रेमचंद्र और द ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। आप इसे टिक कर लें। तीसरा यानी ग प्रश्न है कि चंद्रकांता संतति रचना है। तो चंद्रकांता संतति किसकी रचना है। पहला ऑप्शन अ है भारतेंदु युग की, दूसरा है द्विवेदी युग की, तीसरा है स छायावाद युग की और चौथा है छायावादोत्तर युग की। तो हमारा राइट आंसर इसमें से हो जाएगा क्या, ग का राइट आंसर है भारतेंदु युग की। ठीक है, अगला प्रश्न है घ नंबर की हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य का जनक कौन है। तो ऑप्शन अ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब है पंडित लल्लू लाल, स है भारतेंदु हरिश्चंद्र और द है इंशा अल्लाह खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब अंग नंबर देखेंगे हम। तो अंग नंबर प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो हरिशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह क्या है। अ ऑप्शन है विचार प्रवाह, ब ऑप्शन है पृथ्वी पुत्र, स ऑप्शन है तब की बात और थी और द ऑप्शन है क्षण बोले कण मुस्कुराए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंग तब की बात और थी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का पाँचों का टिक द करेक्ट। ठीक है, आपको इसमें पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड में भी हमारे 5 प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। पहला सरस्वती, दूसरा कल्पना, तीसरा कवि वचन सुधा और चौथा ज्ञानोदय। ठीक है, ज्ञानोदय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर है प्रश्न संख्या 2 और उत्तर है इसका कवि वचन सुधा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कवि वचन सुधा। अब है हमारा दूसरे का ख प्रश्न। ख प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। अ ऑप्शन है आदिकाल, ब ऑप्शन है भक्ति काल, स ऑप्शन है रिक्ति काल और द ऑप्शन है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिक्ति काल, ख रिक्ति काल। ग प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। अ ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, ब ऑप्शन गिरिजा कुमार माथुर, स ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन और द ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अगला घ प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कह रहा है कि कुरुक्षेत्र पर, ब उर्वशी पर, स रेणुका पर और द हुकार पर। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उर्वशी पर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है उर्वशी पर। अगला प्रश्न है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है वल्लभ भाईचार्य, ब ऑप्शन है नरहरि दास, श ऑप्शन है रामानंद और द ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामानंद। रामानंद जो थे वो कबीर दास के गुरु थे। तो ये हो गया आपका दूसरे का अंग उत्तर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न। तो तीसरा क्वेश्चन है कि अधोलिखित गद्यावतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले पैराग्राफ हम पढ़ लेंगे। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र के फैलाने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ था हमारा, जिसमें से हमारे 5 प्रश्न हैं। तो पांचों प्रश्न को हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश आपको किस पाठ से है उसका हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखेंगे, पहले हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 3। और एक चीज़ मैंने नहीं लिखा, जैसे कि पृथ्वी और आकाश से लेके हमें यहाँ तक के व्याख्या करनी है, रीता न रहे। तो लिखेंगे पृथ्वी और बीच में हमारे डॉट डॉट की दूरी रहेगी और लास्ट में रहेगी हमारी रीता न रहे। तो लिखेंगे रीता न रहे। ये हो गया हमारा हेडिंग। अब हमारा पहला प्रश्न बोल रहा था संदर्भ, तो हम संदर्भ लिखेंगे इसमें। तो संदर्भ हेडिंग करके लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप, ये है हमारा राष्ट्र के स्वरूप से पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया हमारा गद्यांश के संदर्भ। तो संदर्भ हो गया हमारा। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है हमारा कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसका व्याख्या करेंगे। तो चलिए हेडिंग करते हैं व्याख्या और लिखते हैं। तो क्या लिखना है कि लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें लिखेंगे हम कि इस अंश में लेखक ने कहा है कि विज्ञान और उद्यम को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को नया स्वरूप देना चाहिए। ठीक है, ये जो रेखांकित अंश है इसमें हम लिखेंगे कि विज्ञान और उद्यम को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर ही राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया स्वरूप बना है। यह कार्य प्रशंसा, उत्साह और अथक परिश्रम के साथ निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। इसकी जो कार्य है वो प्रशंसा, उत्साह और अथक परिश्रम के साथ निरंतर बढ़ना चाहिए। लेखक का मानना है कि विज्ञान और उद्यम के संयोग से राष्ट्र की प्रगति संभव है। ठीक है, यहाँ पर लेखक मानते हैं कि विज्ञान और उद्यम के संयोग से राष्ट्र की प्रगति होती है।
नंबर प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय चेतना के भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे इन दोनों के महत्व के बारे में। तो उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्रीय चेतना में भौतिक विज्ञान का बहुत महत्व है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसका सदुपयोग करने में मदद करता है। विज्ञान के माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और राष्ट्र की प्रगति में योगदान कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय जो चेतना है वो भौतिक ज्ञान विज्ञान का बहुत महत्व रखती है और यह हमें एक आसपास की दुनिया को समझने का भी सदुपयोग करने में मदद करता है। विज्ञान के माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधन के उपयोग में जीवन को बेहतर बना सकते हैं नई नई तकनीक से, और इसका राष्ट्र की प्रगति पर भी योगदान रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों स्पष्ट अंतर। अब देखिए घ प्रश्न क्या है। घ प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्रीय प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। उसके बाद क्योंकि विज्ञान हमें नई तकनीक और ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, इसका जो सम्र है वो राष्ट्रीय प्रगति के पथ पर अग्रसर रखता है क्योंकि विज्ञान हमें तकनीक और ज्ञान दोनों प्रदान करती है और करता है, जबकि श्रम हमें उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लागू करने में मदद करता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब ये देखिए अगला प्रश्न है कि लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और भौतिक ज्ञान विज्ञान के प्रति जिज्ञासा विकसित होने तक लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था को स्वीकार किया है, जब तक देश का युवा जिज्ञासु और जागरूक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए युवाओं की जो राष्ट्रीय चेतना है वो भौतिक विज्ञान के प्रति जिज्ञासा विकसित करती है और लेखक ने इसी राष्ट्र को सुप्त अवस्था में स्वीकार किया है। तो ये हो गया हमारा अंग का उत्तर। अथवा का जो प्रश्न है वो हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही सॉल्व करना था, तो हमने पहला सॉल्व कर दिया। अब हम देखेंगे अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि दिए गए पद्यांशों में आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चौथे में जो है ये हमारा पद्यांश है। तो इसमें भी दो पद्यांश हैं अथवा करके, लेकिन हमें पहले पद्यांश को सॉल्व करना है। देखिए, सुख भोग खोजते आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। ठीक है, जग की मिट्टी के पतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। तो ये पैराग्राफ है जिसमें से आपको 5 प्रश्न पूछ रहे जा रहे हैं। ये आपके 10 नंबर के हैं क्योंकि 2 नंबर का एक प्रश्न और 5 प्रश्न यानी कि 10 नंबर के। तो पाँचों प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है कि साधारण मनुष्य संसार में क्यों खोजता है। साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग क्या करेंगे, तो देखिए प्रश्न संख्या 4 हेडिंग करेंगे हम सुख भोग ... करके का सरोज, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है। तो उत्तर लिखेंगे कि साधारण मनुष्य संसार में सुख और भोग खोजता है। ठीक है, ये हमारा पहला उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है कि बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कि बापू ने पशुता के पंकज को मानवता का सरोज बना दिया। ये जो बापू हैं वो पशुता के पंकज को मानवता का सरोज बना देते हैं। ठीक है, ग प्रश्न है कि
स्पर्धा और अहिंसा शब्द के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको स्पर्धा और अहिंसा का अर्थ लिखना है। तो ग में आप लिखेंगे कि स्पर्धा का अर्थ है प्रतिस्पर्धा या दौड़ भाग, और अहिंसा का अर्थ है किसी जीव को नुकसान न पहुंचाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग प्रश्न का उत्तर। अब देखिए घ प्रश्न क्या कह रहा है। घ प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है कि जग की मिट्टी के पतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो ये साधारण मनुष्य के बारे में कह रहा है। तो हम इसका व्याख्या करके ही आपको आंसर तुरंत बता देते हैं। तो जग की मिट्टी के पतले जन यानी कि साधारण मनुष्य के संसार में मिट्टी का जो पतले होते हुए भी लेकिन तुम्हें लोग को अलग आत्मा का मनोज होना चाहिए। ठीक है, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, जो मन की गहराई को पशुता के पंकज से सरोज बना देते हैं। तो इसका अर्थ हम किस प्रकार लिखेंगे। तो हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और लिखेंगे इसमें कि साधारण मनुष्य संसार में मिट्टी के पुतले होते हैं लेकिन तुम्हें लोगों से अलग आत्मा के मनोज होना चाहिए। ठीक है, साधारण मनुष्य मिट्टी के पुतले हैं लेकिन तुम्हें उन लोगों से अलग आत्मा का मनोज रखना चाहिए जो मन की गहराइयों और से निकलते हैं। तुमने मानवता को पशुता की अवस्था में निकालकर उच्चतर स्तर पर पहुंचा दिया है। तो ये हो गया कि पशुता को जो है वो अवस्था से निकालकर तुमने उच्चतर अवस्था में पहुंचा दिया है। तो ये हो गया हमारा घ प्रश्न का व्याख्या, जो कि मैंने प्रश्न के हिसाब से कर दिया। अंग प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश से संबंधित कविता शीर्षक तथा उसके रचयिता का नाम लिखिए। तो इनके शीर्षक और उनके रचयिता यानी संदर्भ टाइप का ही है। तो इसके हम उत्तर लिखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक बापू के प्रति है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, इसका पद्यांश जो है बापू के प्रति से है और इसके रचयिता जो है वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो ये हो गया आपका इस पद्यांश का पूरी व्याख्या और पांचों प्रश्न के उत्तर। अथवा वाला जो प्रश्न है वो हमें सॉल्व नहीं करना है, तो आप उसे देख सकते हैं, इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब ऑप्शन है मोहन राकेश, स ऑप्शन है प्रेमचंद्र और द ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो इसमें से हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना का उल्लेख और लेखक के जीवन परिचय लिखेंगे। तो प्रश्न संख्या 5वें का क, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त परिचय देंगे, जैसे कि जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया, पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती, बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी, अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे ये, और इनकी मृत्यु 18 मई सन 1969 ईस्वी में हो गई। ठीक है, तो ये हो गया इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम हेडिंग करेंगे इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में लिखना है आपको कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पराड़ी ब्राह्मण कुल में हुआ है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1964 ईस्वी बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको जीवन परिचय पूरी संक्षिप्त में लिखना है, तो यही लिखेंगे कि गांव के प्रतिष्ठित सरयू पराड़ी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का जन्म नाम अनमोल द्विवेदी था। इनकी माता ज्योतिषमती
भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। उनकी माता का नाम ज्योतिषमती था और ये प्रतिष्ठित यानी कि प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विख्यात संस्था में हुआ था। ठीक है, तो ये सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष उपाधि प्राप्त की थी और इनकी प्रतिभा विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्याता में प्रख्यात है। फिर इसके आगे लिखना है आपको। आगे लिखेंगे कि शांति निकेतन में हुआ ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया और सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार को हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया और 18 मई सन 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो ये था इनका जीवन परिचय, जो कि इन्होंने क्या क्या उपाधि प्राप्त की, कहाँ से पढ़ाई की, वो किस पद पर क्या पाए और कहाँ से इन्होंने डीलिट की डिग्री ली और किस प्रकार से इन्होंने अपनी रचना की है। तो ये किस किस ग्रंथ में ये सदस्य रहे, ये सारी व्याख्या आपको जीवन परिचय में ही लिखनी है। अब हम इनके लिखेंगे साहित्य परिचय। साहित्य परिचय में लिखेंगे कि आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध परिमार्जित प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अशोक के पेड़ की अपेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता दिखाई है। इन्होंने किस भाषा में परिमार्जित प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है और इनकी भाषा संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ उर्दू भाषा का भी इन्होंने प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है और वर्तमान में ये भारतीय संस्कृति के अशोक के पेड़ की अपेक्षा अपने माध्यम से विस्मरण के प्रति अपनी चिंता दिखाते हैं उस कहानी में। तो चलिए अब इसके हम प्रमुख रचना देख लेते हैं। प्रमुख रचना लिखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचना है। पहला है इतिहास। इतिहास में इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब इनकी विधा इतिहास में आती है। निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता और अशोक पर्व। फिर आगे इन्होंने लिखा है साहित्य ग्रंथ, हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कालिदास की ललित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। उपन्यास में लिखा इन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्वा। ये सब इनकी रचनाएं हैं जो आपको विधा के साथ दिखा दी गई। अब देखिए 5वें का ख प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके 4, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। आप इन चारों में से आपको जो भी याद होगा आप इसके लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो लिखेंगे हम प्रश्न संख्या 5वें का ख। हेडिंग है हमारा
सुमित्रा नंदन पंत, जिसमें हम लिखेंगे संक्षिप्त परिचय जैसे कि जन्म इनका था 20 मई 1900 ईस्वी में। जन्म स्थान गांव कौशानी, जिला अल्मोड़ा। पिता का नाम था इनके गंगा दत्त पंत और इनकी माता थी श्रीमती सरस्वती देवी। इनकी शिक्षा हिंदी साहित्य थी और इनका विषय संस्कृत। इनकी जो भाषा है वो थी हिंदी संस्कृत और इनका मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में हो गया था। तो संक्षिप्त परिचय में आपको इतना लिखना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स अगर आप ये लिख देंगे तो आपके प्लस पॉइंट होंगे। अब इसी के हिसाब से आपको जीवन परिचय लिखना होता है। तो जीवन परिचय हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत का 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीक स्थल कौशानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगदत्त पंत था। जन्म के कुछ घंटों बाद ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। इनका जो जन्म है वो अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल में कौशानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता गंगादत्त नाम के थे और इनके जन्म के बाद ही कुछ घंटों बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनका पालन पोषण इनकी दादी माँ करती हैं। आगे लिखेंगे हम कि ने किया। इनके बचपन का नाम गुसाई दंत था और इनकी प्रतिभा बड़ी विलक्षण थी। जब इनकी आयु 7 वर्ष की थी और ये 4ठी कक्षा में ही पढ़ते थे। जब ये 7 वर्ष के थे तब वो 4ठी कक्षा में पढ़ते थे। तभी इन्होंने पहली छंद रचना की थी। उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए अब जब अल्मोड़ा आए तब अपना नाम गुसाई दंत से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। ठीक है। जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और मयूर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। ठीक है, वो इलाहाबाद आए और मयूर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। लेकिन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। मतलब उनके आह्वान पर उन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया। अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। सन 1931 ईस्वी में कलाकार चले गए। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन पर सोवियत और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो कई चीज़ों की इन्होंने रचना की और गांधी जी के आह्वान से वो कॉलेज छोड़ दिए। उनका आह्वान उन पे बहुत ही प्रभावित हुआ था, इसलिए उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। अब कई आंदोलन उन्होंने शुरू किया, जैसे कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ जो है, और कला बूढ़ा चांद साहित्य अकादमी, और लोकायन पर सोवियत और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए और 1977 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनकी प्रमुख रचना है युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा, स्वर्ण, धूरी, कला और बूढ़ा चांद। तो इसी प्रकार से इनकी इतनी सी रचना है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि बहादुर अथवा लाठी कहानी के माध्यम से पाठक को क्या संदेश मिलता है, अथवा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा के कथानक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपको इनमें से किसी एक का करना है। तो हम लाठी कहानी के सारांश को लिख देंगे, तो इसके पाठक से क्या संदेश मिलता है ये आपको ज्ञात हो जाएगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, आप इसके सारांश को भी लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सारांश से ही रिलेटेड इसका आंसर बताने वाला है। तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 6, लाठी कहानी का सारांश, जिसमें हम लिखेंगे कि लाठी कहानी की लेखिका
प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी जी हैं। उन्होंने इस कहानी से कप्तान जोशी का वर्णन किया है। कहानी के नायक कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता था। इस कहानी में प्रेम करते थे लोग जो थे कप्तान यानी कि जोशी जी और उनकी पत्नी बानो। ये अत्यधिक प्रेम करता था। विवाह के तीसरे दिन बाद ही कप्तान जोशी को बरसा जाना पड़ा। तब बानो ने अपनी नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बुने आदि। उसे मानसिक प्रताड़ना दी गई। ठीक है। फिर कि उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है। मतलब उसके बाद उसे पता चला कि उसका जो पति है वो जापानियों के द्वारा कैद कर लिया है और अब वह कभी नहीं आएगा। इन सब कारणों से निरंतर घुटती रहती है। फिर बानो धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बाद क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। ठीक है। मतलब इन सारे चीज़ों को वो झेलती है, अपने नंदों के ताने और अपने जैसे कि ससुराल वालों के बहुत अत्याचार सहती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पति जापानियों के द्वारा कैद कर लिया गया है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो क्षय रोग से पीड़ित हो जाती है और चारपाई पे पकड़ लेती है। फिर लिखेंगे हम कि जब कप्तान जोशी 2 वर्ष बाद लौटकर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने पर सेनेटोरियम अस्पताल में भेज दिया है। वह दूसरे ही दिन वहां पहुंचा। उसे देखकर बानो को बहुत के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने बुना दिए। सेनेटोरियम के डॉक्टर ने बानो की मौत नज़दीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया। बानो समझ गई कि सेनेटोरियम छोड़ने का समय आ गया है। फिर आगे है कि बानो समझ गई कि सेनेटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, जिनका अर्थ हुआ कि अब वह नहीं बचेगी। कप्तान जोशी देर रात तक बानो को टहलाता रहता। ठीक है। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई है तो वह भी सो जाता। सुबह उठने पर जब बानो पलंग पर नहीं मिली, जब सुबह उठता है तो बानो पलंग पर नहीं मिली। फिर दूसरे दिन पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे कहानी में कि फिर दूसरे ही दिन नदी के धार पर बानो की साड़ी मिली। कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उसने समझा कि बानो नदी में डूबकर मर गई है। फिर लगभग 10 वर्ष बाद नैनीताल में वैष्णो देवी के दल में उसे लाठी मिलती है तो कप्तान उसे पहचान लेता है। तो ये 10 वर्ष बाद नैनीताल में वो मिलती है तो वैष्णो देवी के दल पर उसकी लाठी मिलती है और कप्तान जोशी उसे पहचान लेता है। फिर आगे क्या होता है? पता चलता है कि गुरु महाराज ने औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी स्मरण शक्ति और आवाज़ दोनों चली गई है। अब न तो वह बोल सकती थी और न किसी को पहचान सकती थी। उसकी अपनी अतीत याद नहीं रहता था। वह वैष्णो दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को चली जाती है और मेजर जो है वो पहले से अधिक बूढ़ा और खोखला महसूस करता है। तो ये थी कप्तान जोशी और बानो की कहानी। जो इसी प्रकार उनकी प्रेम ख़त्म होती है, उसे क्षय रोग पीड़ित हो जाती है तो उससे सेनेटोरियम अस्पताल में उसे जब एडमिट कराया जाता है तो वो जैसे ही कप्तान जोशी आते हैं तो वो वहाँ से चली जाती है वैष्णो देवी के मंदिर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे नैनीताल में तो वहीं पर उन्हें इलाज से उसको कुछ गुरु महाराज है वो औषधियों से ठीक कर देते हैं। उसके बाद जो है उनके कप्तान जोशी जो हैं वो उन्हें खोज लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही बूढ़े और खोखला अपने आप को महसूस करते हैं क्योंकि बानो को कुछ भी याद नहीं रहता है। तो यही कहानी का हमारा अंत था। तो इस प्रकार से हमने 6वां प्रश्न भी सॉल्व कर लिया।
सातवां प्रश्न कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के किसी नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। तो अपने खंड काव्य यानी कि हमें त्यागपति खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखना है। तो चलिए देखते हैं सातवें का उत्तर। तो ये है प्रश्न संख्या 7, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ डिफिनीशन लिखेंगे, फिर हेडिंग के साथ इनके चरित्र का चित्रण करेंगे। हर्षवर्धन थानेश्वर के महाराज प्रभाकर वर्धन का कनिष्ठ पुत्र और राज्यवर्धन का कनिष्ठ भाई है। वह माता पिता का भक्त, भाई बहन से प्रेम रखने वाला, धीर, वीर, साहसी, पराक्रमी, प्रतिज्ञा, पालक, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रीय एकता का पक्षधर, निष्पृह, देश प्रेमी और त्याग सेवी है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ये जो थे वो थानेश्वर महाराज के प्रभाकर वर्धन के कनिष्ठ पुत्र थे और इनके एक बड़े भाई भी हैं जो राज्यवर्धन हैं और इनकी एक छोटी बहन है जो राज्यश्री हैं। इनके माता पिता के प्रति बहुत प्रेम और भाई बहनों के प्रति बहुत लगाव भी था और ये देश प्रेमी भी थे। तो चलिए इनके चरित्र की हेडिंग के साथ हम वर्णन कर लेते हैं। तो पहला हेडिंग है इसमें माता पिता का भक्त। तो चलिए इसमें लिखेंगे कि हर्ष माता पिता का परम भक्त है। जैसे ही जंगल में पिता के दाह स्वर का समाचार पता चलता है, तुरंत वापस आ जाता है। आत्मदाह के लिए तत्पर माँ के चरणों में लिपटकर वह उसे रोकता है और कहता है कि मरते समय पिता प्रभाकर वर्धन हर्ष को छाती से लगा लेते हैं और उसे धीरज बंधाते हैं। तो देखिए, ये माता पिता जो हैं वो उनके परम भक्त थे वो, और जंगल में जब उनके पिता का दाह स्वर हो जाता है तो वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। तो वो अपने माता पिता के लिए बहुत ही लगाव था उन्हें और बहुत ही प्रेम किया करते थे। नेक्स्ट हेडिंग है भाई बहन का अगाध प्रेमी। ये भाई बहन से बहुत ही प्रेम करते थे। तो चलिए लाइन चेंज करके हम लिखेंगे इसमें कि हर्ष को अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के प्रति अगाध श्रद्धा और छोटी बहन राजश्री के प्रति अटूट स्नेह है। ठीक है। पिता की मृत्यु के पश्चात हर्ष को अपने बड़े भाई तथा छोटी बहन के दुख की चिंता होती है। राज्यवर्धन के राज्य त्याग कर संन्यास लेने के लिए प्रस्थान के समय वे भाई के पीछे इस प्रकार चल पड़ते हैं जैसे राम के पीछे लक्ष्मण चल पड़े थे। तो ये अपने भाई और छोटी बहन बहुत ही प्रेम करते थे और राजश्री के प्रति इनका अटूट स्नेह था। पिता की मृत्यु के बाद हर्ष अपने बड़े भाई को और छोटे भाई को बहुत ही चिंता रखते थे और वो त्याग कर संन्यास लेने के लिए प्रस्थान के समय भाई के पीछे चल पड़े थे। तो तीसरा हेडिंग है प्रजावत्सल कवि मनीषी धर्मज्ञानी। तो इसमें हम लिखेंगे कि हर्ष प्रजा को पुत्रवत मानता है। वह स्वयं कवि है, मनीषी है, धर्म का तत्व समझता है। आगे फिर चौथा हेडिंग है हमारा कि राष्ट्रीय एकता का पक्षधर और निष्पृह देश सेवक। इसमें हम लिखेंगे कि राज्य के मन में राष्ट्रीय एकता और निष्पृह देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी है। इसलिए छोटे छोटे राज्य को जीतकर उन सब को एकता के एक ही केंद्रीय सूत्र में बांधकर शक्तिशाली राष्ट्र कल्पना करता है। तो इसी प्रकार से हमारा 7वां प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना खंड ख। खंड ख में हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्न संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम इसे पढ़ देते हैं। आपको अथवा करके 2 पैराग्राफ दिए गए हैं जिसमें से आपको सिर्फ एक ही पैराग्राफ का संदर्भ और व्याख्या करना है। तो पहला पैराग्राफ है कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच मैत्रेयी उद्यास्यन् अहम् अस्तमात् स्थानादस्मि तत् अस्तेनया कात्यायन्या विछन्द करवाणी इति। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा अस्यात्
तत्किं तेनाह ममृता स्यामिति याज्ञवल्क्यम् उवाच नेति। याज्ञवल्क्य उचाव नेति यथैव वोपोकरणवता जीवन तथैव ते जीवनम स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशन्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच येनाह नामृता स्याम किहम केन युक्कुयार्यम। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे, उसके बाद किस प्रकार से आपको लिखना है इसकी व्याख्या वो हम देखेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी व्युवाच मैत्रेयी, यानी कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, उन्होंने ये जो याज्ञवल्क्य है वो मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, उद्यान अहम अस्मात् स्नानदंस्मि। कह रहा है कि मैं अपने स्थान से ऊपर उठने वाला हूँ। तत् स्तेनया स्तात तत्किन तेनाह स्मृता स्यामिति। सॉरी, ये लाइन होगा कि तत् स्नेस्तया कात्यायन्या विच्छेद करवाड़ी इति। इसका मतलब है कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, अब जल्दी ही मैं संन्यास के आश्रम में प्रवेश करूँगा। मैत्रेयी उवाच यदि सर्व पृथ्वी वित्रेण पूर्वा यतात तत्किनम तेनाह ममृता स्नामिति। यहाँ पे कह रहा है कि मैत्रेयी बात सुनकर बोली, संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या उसमें कह रहा है कि अगर संपूर्ण और पूरे धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मुझे उसमें मुझे अमृत प्राप्त हो जाएगी। याज्ञवल्क्य उच्चान्यति, याज्ञवल्क्य वत्सल जो हैं उन्होंने कहा, यथैवोपकरणवता जीवन तदैव जीवन अस्त्याम अमृतस्य तु नास्ति वितेत इति। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि यथावती जो हैं वो बोलती हैं, इस बात को सुनती हैं और कहती हैं कि क्या संपूर्ण पृथ्वी धन से अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। अमृतस्व तु नास्ति वितेत इति। अमृत प्राप्त हो सकता है, उसमें मुझे अमृत प्राप्त हो सकता है। सा मैत्रेयी उच्चाह ये नामृति स्नाम किमन तेम कुर्वाम। कह रहा है कि वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा, धन से अमृत कोई आशा नहीं। और यह मैत्रेयी बोलती है, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूँगी, जिससे मैं अमर नहीं हूँ उसका मैं क्या करूँगी। तो ये इसका अर्थ है। सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को हम लिखेंगे। अथवा वाले जो प्रश्न है वो हमें हल नहीं करने हैं। तो पहला मैंने आपको समझा दिया, चलिए देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो प्रश्न संख्या 8वें का क। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। ये जो संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ जो पाठ है उसी से ये पैराग्राफ लिया गया है। तो हम इस प्रकार से इसके संदर्भ को लिख देंगे। अब हेडिंग करेंगे हम व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं अपने स्थान से ऊपर उठने वाला हूँ, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, अब जल्दी ही मैं संन्यास आश्रम में प्रवेश लूँगा। मैत्रेयी बात सुनकर बोली, संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या उससे मुझे अमृत प्राप्त हो जाएगी। जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है वैसे तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा। धन से अमृत की कोई आशा नहीं है, धन से अमृत की कोई आशा नहीं है। वह मैत्रेयी बोलती है, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी। तो ये हो गया आपका 8वें का व्याख्या और संदर्भ। अब हम देखेंगे 8वें का ख प्रश्न।
ख प्रश्न कह रहा है कि निम्न श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 पैराग्राफ है, आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। पहला कह रहा है कि विद्या विवादम धन मद्याम शक्तियः परेशा परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या जो है, विद्या विवाद से पूर्ण है और धन घमंड के लिए, और शक्ति जो है वो दूसरों को परेशान करने के लिए। ठीक है, विद्या जो है वो विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति परेशा पीड़ाय, शक्ति जो है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। खलस्य साधो विपरीत मेत अज्ञानम दानायम च रक्षणाम। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि वही सज्जन लोग, वही जो है सज्जन लोग के लिए विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति जो है वो रक्षा करने के लिए होती है। तो चलिए इसका संदर्भ देख लेते हैं। मैंने आपको व्याख्या बताती है तो वो भी मैं आपको लिखित बता देती हूँ। दूसरा पैराग्राफ जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन इसका हम व्याख्या नहीं करेंगे, हमें सिर्फ किसी एक का व्याख्या करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका संदर्भ। तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 8वें का ख। संदर्भ: प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ये पैराग्राफ सुभाषित रत्नानी की है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसे जान जाएंगे कि सुभाषित रत्नानी नामक से लिया गया है। अब हम करेंगे हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद में लिखेंगे कि दुष्टों के लिए विद्या विवाद के लिए और धन घमंड करने के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। वही सज्जन लोगों के लिए विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो इस प्रकार से आपको इस पैराग्राफ का भी व्याख्या मिल गया। अब हम देखेंगे अपना 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे को लोकायतिकों में से किसी एक के अर्थ लिखकर अपने वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो इन चारों में से आपको किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। पहला है कच्चा चिट्ठा खोलना, ख है कूप मंडूक होना, तीसरा है दाल भात के मुसल चंद्र, चौथा है जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम पहले का ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें किसी एक का करना है। तो कच्चा चिट्ठा खोलना, तो इसमें हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 9, कच्चा चिट्ठा खोलना। इसका होता है किसी की पोल खोलना। वाक्य प्रयोग कि आज रुपेश ने मेरा सारा कच्चा चिट्ठा पिताजी के सामने खोल दिया। तो ये हो गया आपका वाक्य प्रयोग और इसका अर्थ। इसी प्रकार से 9वें संख्या का अंत होता है। अब हम देखेंगे अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके अपठित पाठ्य से है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके टेस्ट के लिए ये एक पैराग्राफ दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले पेपर में भी बताया था। इसी प्रकार से आपको ये पूछे गए हैं। कह रहा है कि इच्छाएं नाना हैं और नाना विधि है, और वे उसे प्रवृत्त रखती है। उस प्रवृत्ति से वह रह कर न जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका प्राप्त इस संसार की को अभिराव भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही हाथ है। तो ये आपका पैराग्राफ है, लेकिन इसमें आपको 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों रुक जाता है। चलिए पहले इसका बारी बारी से उत्तर देख लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 10, प्रवृत्ति निवृत्ति के चक्र में फंसा व्यक्ति मनुष्य द्वंद्व से थका रुक जाता है। तो किस चीज़ से रुकता है, तो वो मनुष्य द्वंद्व से थक कर रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति अशांत बेचैन हो जाती है।
तीसरा प्रश्न है इसमें कि रेखांकित अंश का आशय लिखिए। तो रेखांकित अंश है कि इच्छाएं नाना है और नाना विधि है और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वह रह न जाता है और निवृत्ति चाहता है। तो इतने ही लाइन के हमें 2 लाइन के अर्थ लिखने हैं। तो चलिए लिख ले इसका अर्थ। तो लिखेंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे कि इस संसार को अभिराग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। का अर्थ है कि मनुष्य संसार के प्रति कभी मोह और आकर्षण से भर जाता है और अगले ही क्षण उससे रूब कर उसे नष्ट करने की इच्छा करता है। तो ये संसार का एक क्या है, व्यतिकरण ही है, जो अगले ही क्षण उसे भाव विराग का अर्थ समझता है और मनुष्य संसार के प्रति मोह में आकर्षण हो जाता है और अगले ही क्षण उसे उब कर उसे नष्ट करने की इच्छा रखता है और कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से आपका रेखांकित अंश यानी 10वें का तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब देखते हैं हम 10वें का, इसके आगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है क नंबर कि निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कर लिखिए। तो शब्द है आपका कि प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद और प्रासाद। तो इसका ऑप्शन दे रहा है कि पहला कृपा और महल, ब महल और कृपा, स भवन और वाटिका, द विशाल इमारत और कुटीर। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो क का उत्तर है कि कृपा और महल। कृपा और महल जो है प्रसाद और प्रसाद का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि हर और हरि, इसका ऑप्शन है शंकर और विष्णु। दूसरा है शिव और पार्वती, स है भगवान और भक्त, द है हर और कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर और विष्णु। तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे शंकर और विष्णु। अगला प्रश्न है हमारा ख नंबर। निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पहला है मेघ, दूसरा है योग, तीसरा है रस और चौथा है राग। तो मेघ का अर्थ 2 लिख लेंगे, जैसे कि लिखेंगे प्रश्न संख्या 11वें का ख, मेघ, मेघ यानी बादल और जलवाष्प भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा ग नंबर। ग नंबर कह रहा है कि निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कर लिखिए। तो देखिए पहला है जो वंदना करने योग्य हो, तो उसका क्या होगा? अ वंदनीय, पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय। तो वंदना करने योग्य यानी कि वंदनीय। दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर को न मानने वाला, तो क्या होगा? आस्तिक, अधर्मी, दुराचारी या नास्तिक। तो हो जाएगा क्या? ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। 11 का ग पहला होगा वंदनीय और दूसरा है नास्तिक। तो ये हो गया 11वें का ग का उत्तर। तो 11वें का घ प्रश्न है कि निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। पहला वाक्य है मेरे को 2 फल ले आओ। तो इसका क्या होगा? तो इसका हम करेंगे मुझे फल लाओ। ठीक है, यहाँ देखिए वह है सब लोग अपना काम करो। तो इसका हम बनाएंगे सभी अपना काम करो। तो ये 2 आपको शब्द के शुद्ध अर्थ हो गए। तीसरा कह रहा था कि मोहन ने अलमारी खरीदा और चौथा है गमला मेज में रखा है। तो गमला मेज पर रखा है और मोहन ने अलमारी खरीदा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको सिर्फ 2 ही वाक्य शुद्ध करने थे, जैसा मैंने आपको इसमें बता दिया। अब 11 का पूरे प्रश्न का हल हो गया है। अब हम देखेंगे अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है कि अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा का उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें से रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, जो कि बहुत ही ईजी है। तो हेडिंग है हमारा रूपक अलंकार। तो इसमें हम लिखेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। तो ये आपका रूपक अलंकार का डिफिनीशन था। इसका उदाहरण हम देंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर चरण का कमल से यानी कि उनके पैरों से कमल की वंदना की गई है, तो वही चरण कमल बंदो हरि राई। तो इसमें उपमेय और उपमान का दोनों का भेद रहित आरोप है एक दूसरे के प्रति, इसे ही हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो ये हो गया हमारा रूपक अलंकार। अगला है हमारा हास्य अथवा शांत रस की
परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हम इसमें से हास्य या अथवा शांत, आप दोनों में से जिसको याद है आप लिख सकते हैं। हम लिखेंगे हास्य रस का। तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 12 का ख, हास्य रस। हास्य रस में हम लिखेंगे कि किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग, वेशभूषा आदि से जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसमें अगर आपको किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे भाव और उसके व्यवहार में अगर हंसी का कोई व्यवहार व्यक्त होता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे हंसी हंसी भाजय देखी, दुल्हा दिगंबर को पहुनी जे आवे हिमाचल के उत्साह में। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखेंगे अपना 12 का ग प्रश्न। कह रहा है कि कुंडलियाँ अथवा सोठा की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तो कुंडलियाँ आपका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप सोठा का याद कर लीजिए, वो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। चलिए देखते हैं सोठा के एग्जाम्पल्स। तो लिखेंगे हेडिंग हम सोठा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये इसका डिफिनीशन था। आपको याद रखना है कि प्रथम और तृतीय में 11 मात्रा और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में लिखेंगे कि जो सुमिरत सीधी होए, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभगुण सदन। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। आपको इसमें मात्रा भी दर्शाना है। जहाँ पे भी आपको डबल मात्रा रहेगी आपको 2 का सिंबल देना है, और जहाँ पर छोटा हो या फिर 1 मात्रा रहेगी वहाँ पे 1 का। तो देखिए यहाँ से आपको मात्रा दर्शाएंगे। ये आपके 11 मात्रा हो जाएंगे, ये आपकी मात्रा 13 है, ये मात्रा 11 और फिर यहाँ पे 13। इसी प्रकार से आप चारों लाइन को लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो 13 क्वेश्चन में हम आ गए हैं। 13वां क्वेश्चन है कि अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, और अथवा किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से पहला पेयजल की आपूर्ति पर हम पत्र लिखेंगे। ये 4 नंबर के हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डालेंगे प्रश्न संख्या 13 और लिखेंगे इस प्रकार से। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखना है आपको संजय नगर, पांडव नगर, 10 मई 2016। ये आपको यहाँ पे अपनी नाम और डेट मेंशन कर देनी है जिस नगर से आप हैं। फिर लिखेंगे महोदय, मैं आपका ध्यान संजय नगर, पांडव नगर, मेरठ में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि संजय नगर, पांडव नगर से मेरठ में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की आकर्षण हेतु मैं आपको जल आपूर्ति के लिए आकर्षण पत्र लिखना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ नहीं पाता। सायंकाल यानी कि शाम के समय भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है। कई बार शाम को 2-2 दिन तक पानी की आपूर्ति नहीं होती। मैं स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ। फिर लिखना है आगे की परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं है। मतलब इस स्थिति में जितना भी कंप्लेन किया जा रहा है लेकिन कोई भी सुधार नहीं है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। इसके लिए हम इस पत्र को आपके लिए लिखना चाहते हैं। फिर आगे है कि पैराग्राफ चेंज करके, अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। धन्यवाद। और यहाँ पे भवदीय, तो आपको नगर में यहाँ पे आपको नीचे की ये 2 लाइन ज़रूर लिख देनी है। आपको ये बहुत ज़रूरी है। और बीच में अगर आप किसी भी चीज़ पे लिखते हैं तो आपकी ये जो बीच की लाइंस हैं वो आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में अपने नगर के नाम और कहाँ से बोल रहे हैं वो लिखना है, और जिस विषय में बोल रहे हैं आप उसको अच्छे से इसमें व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप पत्र लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और आगे के ऊपर की जो ये लाइन है आप इसे नोट करना नहीं भूलिएगा। तो इसी प्रकार से हमारा 13वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना 14वां प्रश्न, यानी कि इस पेपर का आखिरी प्रश्न। कह रहा है कि निम्न विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला है भारत की संस्कृति एकता, दूसरा है नारी शक्तिकरण,
तीसरा है भारत में कंप्यूटर की महत्ता, और चौथा है स्वच्छता अभियान, और पांचवा है भ्रष्टाचार एवं अभिशाप। तो हम लिखेंगे कंप्यूटर की महत्वता पर, क्योंकि बाकी सब जो है वो इम्पोर्टेंस तो हैं, लेकिन हर बार कंप्यूटर की एकता पूछते हैं, तो हम लिखेंगे कंप्यूटर की एकता पर निबंध, जो कि 9 नंबर के हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे प्रस्तावना, प्रश्न संख्या 14 से। प्रस्तावना में लिखेंगे कि वास्तव में कंप्यूटर एक ऐसा यांत्रिक मस्तिष्क का रूपांतरक और समन्वयात्मक योग तथा गुणात्मक घनत्व है, जो तीव्रतम गति से न्यूनतम समय में त्रुटिहीन गणना कर सकते हैं। मतलब ये कम समय में बहुत ही कठिन समस्या का हल कर सकता है, और इसी प्रकार का ये यंत्र है। मानव सदा से ही अपना गणितीय गणनाओं के लिए गणना यंत्र का प्रयोग करता है। जो मानव है वो हमेशा ही अपनी गणना करने के लिए यंत्र का क्या करते हैं, खोज करते हैं। आज तो अनेक प्रकार के जटिल यंत्र बना लिए गए हैं। अब तक कई प्रकार के जटिल यंत्र और कई चीज़ें का आविष्कार कर दिया गया है, जो बहुत जटिल गणनाओं का भी परिकलन अपने आप कर लेते हैं। मतलब खुद में ही वो बहुत ही अच्छा परिकलन और गणना कर लेते हैं बहुत कम समय में। तो यही कंप्यूटर की क्या महत्वता और प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में आप इतना ही लिखेंगे, आप इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा है कंप्यूटर का प्रयोग। तो चलिए उसे देखते हैं। अगला हेडिंग है कंप्यूटर का प्रयोग। तो इसमें हम लिखेंगे कि कंप्यूटर आज मानव का मस्तिष्क पर पूरी तरह छा गया है। बड़े बड़े व्यवसाय, तकनीकी संस्थान और महत्वपूर्ण संस्थानों में कंप्यूटर का प्रयोग मानव मस्तिष्क के रूप में किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है वो पूरी तरह मस्तिष्क का पे ये लोगों के छा गया है। हर काम कंप्यूटर से होते हैं, जैसे व्यवसाय के, तकनीक के और संस्थान के महत्वपूर्ण स्थानों का प्रयोग कंप्यूटर से किया जा रहा है। आज कंप्यूटर की सहायता से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और सूचनाएं भेजी जाती हैं। आजकल हम ईमेल का यूज़ करते हैं और कई चीज़ें आसानी से भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े बैंकों में खातों में रख रखाव के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। टंकण एवं प्रकाशन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का महत्व योगदान है। दूरसंचार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो बड़े बड़े बैंक में और बड़े बड़े लिस्ट की कंप्यूटर के उपयोग से ही होता है, और दूरसंचार में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि अगला हेडिंग है कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क। इसमें हम लिखेंगे कि कंप्यूटर के मस्तिष्क का निर्माण मानव बुद्धि ने किया है। कंप्यूटर का आविष्कार मानव ने ही किया है, तो उसकी बुद्धि से ही ये कंप्यूटर बना है। यह बात नितांत सत्य है कि कंप्यूटर समस्याओं को मानव मस्तिष्क की अपेक्षा बहुत कम समय में हल कर सकता है। मतलब ये चीज़ें जो है अगर मानव मस्तिष्क से अगर तुलना की जाए तो कंप्यूटर उससे फास्ट काम करता है। फिर भी वह एक यंत्र है जो संवेदनाओं, रुचियों तथा चिंतनों से रहित है। यह केवल निर्देशित कार्यों को ही करता है। वह कोई निर्णय स्वयं नहीं ले सकता और न ही कोई नवीन बात सोच सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई संवेदनाओं, रुचियों और चिंतनाओं से ये रहित है। यह केवल निर्देशित कार्यों को ही करता है। वह कोई निर्णय स्वयं नहीं ले सकता और न ही कोई नवीन बातें सोच सकता है। यह सभी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है, परंतु मानव मस्तिष्क की बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि ये कंप्यूटर है, एक टेक्निक है, तो वो मानव मस्तिष्क की तुलना से कम है, लेकिन इसके कई व्यवहार हैं जो मानव मस्तिष्क से भी आगे कार्य करते हैं। तो इसका यही महत्व है कि ये तुरंत ही कोई भी क्वेश्चंस के आंसर तुरंत और तत्काल दे देता है, और जो चीज़ मानव नहीं कर पाते वो भी ये टेक्निकली कर सकता है। तो ये थे कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क। अब हम लिखेंगे इसका उपसंहार। तो लास्ट हेडिंग है हमारा उपसंहार। इसमें हम लिखेंगे कि वर्तमान कंप्यूटर युग में प्रवेश करके हमने पूर्ण रूप से अपने को कंप्यूटर के हवाले कर दिया है। कंप्यूटर हमें बोलना,
व्यवहार करना, अपने जीवन को जीना और मित्रों से मिलना और उनके विषय को ज्ञान प्राप्त करना इत्यादि सब कुछ सिखाएगा। आजकल एआई की तकनीक में कंप्यूटर जो है वो वर्तमान युग से हमें कई चीज़ों से मुक्त कराता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हमें सवाल बातें करनी है तो हम कंप्यूटर के अपेक्षा एआई से भी कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि हमारे जीवन को जीना, मित्रों से मिलना, इन सब का भी ज्ञान इन विषयों में कंप्यूटर कराता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम अपने प्रत्येक निर्णय को कंप्यूटर से पूछने पर विवश हो जाएंगे। वह आज के असाधारण बुद्धि जीवनों की देन है। मतलब यहाँ पर इस बुद्धि की देन है, मानव की तकनीक का ये देन है कि जो कंप्यूटर है वो पूछने में विवश कर देता है कि हम किस चीज़ के बारे में और भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो ये था हमारा उपसंहार जो आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो आपका इस पेपर का संपूर्ण हल हो जाता है। आपके 14वें प्रश्न का भी उत्तर हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से आपका ये पूरा क्वेश्चंस का हल हो चुका है। तो आप इसे बोर्ड एग्ज़ाम में इसे प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको कई क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ गया हो। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार से और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।